Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss our lecture number 2 obviously of unit number 2. ठीक है, तो यूनिट नंबर 2 में हम ऑब्वियसली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो लेक्चर 2 में हमारे पास है, ठीक है जी, प्रोटीन्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोटीन्स, राइट। इफ यू आर गोइंग टू डिस्कस प्रोटीन, यू नो दैट व्हाट आर प्रोटीन्स। यू नो प्रोटीन का जो वर्ड है, ठीक है, ये प्रोटियोम से लिया गया है, प्रोटियोम, एंड दैट मीन्स, ठीक है, प्राइम इंपॉर्टेंस। ठीक है जी, प्राइम इंपॉर्टेंस यानी जिसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है उसको हम कहते हैं प्रोटियोम। सही है बात जी। अब आपको पता है कि प्रोटीन को अगर आप डिफाइन करें, इफ़ यू डिफाइन इट, ठीक है जी, डेफिनेशन क्या है इसकी, तो आप कहते हैं इट्स अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, राइट। दिस इज अगेन इट्स अ पॉलीमर ऑफ, ठीक है जी, अमीनो एसिड्स का नाम दिया जा रहा है। इट्स अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। सपोज ये अमीनो एसिड्स हैं, इस तरह काफ़ी ज़्यादा सारे अमीनो एसिड्स हैं, और ये अमीनो एसिड्स आपस में क्या है भला, इस तरह दे आर अटैच्ड विद ईच अदर। तो ये क्या बना रहे हैं भला, ऑब्वियसली है पॉलीमर, पॉलीमर, पॉली ऑब्वियसली मैनी, मर मीन पार्ट्स, यानी बहुत सारे हिस्से हैं, और ये हिस्सा क्या है, ऑब्वियसली एक हिस्सा अमीनो एसिड कहला रहा है, यानी ये भी अमीनो एसिड, ये सारे अमीनो एसिड जुड़े कैसे हुए भला, दिस बॉन्ड के थ्रू। और ऑब्वियसली यू नो दैट दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज, ठीक है जी, पेप्टाइड बॉन्ड का नाम दिया जा रहा है। सही होगी बात जी। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पे कह दीजिए कि मोस्ट अबंडेंट, ठीक है जी, मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड इज डैश। ऑप्शन ए आपके पास है जी प्रोटीन्स, बी है आपके पास है जी वाटर, या फिर सी है आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर डी है आपके पास लिपिड्स। जी, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। ऑब्वियसली अगर कंपाउंड की बात की जा रही है तो डेफिनेटली इसका आंसर अभी तो फिलहाल वाटर है, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड। लेकिन अगर इसी को ही मैं इस तरह स्टेटमेंट में चेंज कर दूं कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, इन द सेल, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक, ठीक है जी, कंपाउंड, ठीक है, इन आ सेल, एक सेल में मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा आता है, तो ऑब्वियसली इसमें हमारे पास जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑब्वियसली द प्रोटीन। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की जा रही है, राइट। तो यहाँ पे सिंपल कंपाउंड था, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यू नो दैट 50% ड्राई वेट ऑफ द सेल कौन बना रहा है वाला, 50%, ठीक है जी, ड्राई वेट, ठीक है, ऑफ सेल, ये कौन सी चीज बना रही होती है, ऑब्वियसली दैट इज प्रोटीन्स। तो इसलिए यहाँ से ये मोस्ट अबंडेंट है ना, बायोमॉलिक्यूल में से आता है, राइट, मोस्ट अबंडेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, ड्राई वेट 50%। बाकी सारी चीजें आप एक साइड पे कर लें, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, विटामिन्स, मिनरल्स, सारी चीजें एक साइड पे कर दें, प्रोटीन्स को एक साइड पे कर दें। तो प्रोटीन जो है दैट ओनली वन प्रोटीन इट कॉन्स्टिट्यूट 50%, ये खाली एक सिंपल जो प्रोटीन है वो 50% और बाकी सारी चीज़ें 50%। तो आप देख सकते इस तरह ये अबंडेंट है, मोस्ट ऑर्गेनिक अबंडेंट, राइट। तो अच्छा जी, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि प्रोटीन, ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूट, ठीक है, डैश परसेंट इन मेमिलियन, ठीक है जी, एंड बैक्टीरियल सेल, ठीक है, एंड बैक्टीरियल सेल, आपके में कितना मेमिलियन और बैक्टीरियल सेल में, ऑप्शन है जी आपके पास 23% है, बी आपके पास है जी 28% है, सी आपके पास है जी 30% है, या फिर डी है आपके पास 33%। जी, व्हाट शुड बी द राइट आंसर, एग्जैक्टली द राइट आंसर इज 33। ठीक है, अब वो कैसे, आपको आइडिया है कि मेमिलियन सेल में अगर हम बात करते हैं तो मेमिलियन सेल में आपको 18% है, और इसमें अगर हम बात करते हैं तो 15% है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये दोनों को मिलाकर आप देखें तो 33% बन जाता है। क्लियर, सही होगी बात जी। तो ये आप देखें प्रोटीन की परसेंटेज हम बता रहे हैं। ओके जी, अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है इसकी कंपोजिशन के बारे में, ठीक है जी, कंपोजिशन के प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ, ठीक है जी, प्रोटीन्स आर, ठीक है जी, कंपोज्ड ऑफ डैश। ऑप्शन ए है आपके पास है जी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, सी है जी आपके पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन एंड सल्फर है, डी आपके पास है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। जी, क्या आंसर आना चाहिए वाला,
यस एग्जैक्टली द राइट आंसर इज द मोस्ट कॉमन वन इज सी दिस वन। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन होती है। क्लियर? ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है, तो हमारे पास बेसिक जो एलिमेंट्स हैं वो ऑब्वियसली यही आते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। किस में बोला? ऑब्वियसली प्रोटीन के अंदर। चलिए, अच्छा अगर हमने प्रोटीन को कहा है पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स, तो अगर हमने प्रोटीन को समझना है इसका मतलब हमें किसको समझना पड़ेगा? बोला अमीनो एसिड को समझना पड़ेगा। ठीक है, यूनिट को समझेंगे तो ऑब्वियसली बड़ी चीज समझ में आएगी ना। जिस तरह आप अपनी बॉडी का यूनिट एक सेल को समझते हैं तो फिर ऐसा सा दूसरी चीजों की समझ आती है, राइट? तो अमीनो एसिड्स क्या है? अमीनो एसिड्स, और ऑब्वियसली अमीनो एसिड को जब आप डिफाइन करते हैं तो ये क्या चीज़ है? बोला डेविल हम कहते हैं इट्स अ यूनिट ऑफ प्रोटीन्स, राइट? इट्स अ यूनिट ऑफ प्रोटीन्स। नाउ यू कैन से दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ, दे आर, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ, ठीक है जी, प्रोटीन्स, राइट? तो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स आए थे। पॉइंट क्लियर हो गया जी? तो हमारे पास ये अमीनो एसिड्स आ रहे हैं, सही है? तो बिल्डिंग ब्लॉक्स कह लीजिए। और अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है जी, प्रॉपर्टीज, तो याद रखिएगा जी हमारे पास हम इस तरह कहते हैं कि टोटल 170 टाइप्स की अमीनो, ठीक है, 170, ठीक है, टाइप्स ऑफ, ठीक है, अमीनो एसिड्स आते हैं, राइट? अमीनो एसिड्स आते हैं 170 टाइप। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, राइट? और ऑब्वियसली इसमें आपने पढ़ा 25 आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ, कॉन्स्टिट्यूएंट्स 25 आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑब्वियसली प्रोटीन्स, यानी 25 ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोटीन के। ठीक है, और ऑब्वियसली इसमें भी अगर आप देखें तो 20 जो हैं दे आर मोस्ट, ठीक है जी, कॉमन होते हैं इसमें, राइट? मोस्ट कॉमन। और इसमें भी अगर आप गौर कीजिएगा मोस्ट कॉमन में से तो आपको आइडिया है कि इसमें से 10 ऐसे होते हैं जिसको हम कहते हैं एसेंशियल, ठीक है, और 10 ऐसे होते हैं जिसको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, राइट? और नॉन एसेंशियल कौन सी है? ऑब्वियसली दैट इज बॉडी कैन सिंथेसाइज, ठीक है बात। और 10 एसेंशियल कौन से है? भला ऑब्वियसली 10 एसेंशियल वो है जो आपकी बॉडी, जो आप यू हैव टेकन फ्रॉम फ्रूट, आपको फूड से लेना पड़ती है, ठीक है, गोश्त खाने पड़ते हैं, अंडे खाने पड़ते हैं, राइट? ये सारी चीजें ऑब्वियसली कहां से मिले? बोला 10 अमीनो एसिड आपको देंगे, राइट? तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर। अब अगर आप एक अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर देखिएगा, ठीक है, स्ट्रक्चर, तो आपको पता है एक अमीनो एसिड स्ट्रक्चर में एक तरफ आपको पता है कार्बन है, एक तरफ ये COOH ग्रुप है, और एक तरफ आपके पास दिस NH2 ग्रुप है, और एक तरफ ऑब्वियसली हाइड्रोजन है, और एक तरफ क्या आ रहा है? R ग्रुप आ रहा है, राइट? दिस वन। तो ऑब्वियसली इसमें ये जो ग्रुप है आपको पता है ये ग्रुप क्या कहलाता है? बोला दिस इज कॉल्ड एज अमाइनो ग्रुप, ठीक है, अमाइनो ग्रुप है। और ये जो है दिस इज कॉल्ड एज, इसको हम कहते हैं क्या? बोला अमाइनो, ये जो है दिस इज कॉल्ड एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ये ग्रुप है, राइट? ऑब्वियसली ये जो सा है आपको आइडिया है, ये इसको हम क्या कहते हैं? ऑब्वियसली दिस इज अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप आता है, ठीक है। और ऑब्वियसली ये हाइड्रोजन, ऐसी कार्बन आप देखें जिसके 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे होते हैं, ऐसी कार्बन को हम क्या बोलेंगे? बोला ऑब्वियसली दैट इज नोन एज अल्फा कार्बन, राइट? दिस इज कॉल्ड अल्फा, ये कार्बन आ जाते हैं, राइट? दिस इज अल्फा कार्बन। पॉइंट क्लियर हो गया जी? तो ये एक स्ट्रक्चर है जनरल हमारे पास किसकी? बोला अमीनो एसिड्स की। अच्छा, आपको आइडिया है कि अमीनो एसिड वेरी क्यों करते हैं? अगर आपसे क्वेश्चन कहता है कि अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड, ठीक है, वेरीज विद रिस्पेक्ट टू डैश ग्रुप। आप ख्याल में किस ग्रुप के अकॉर्डिंगली अमीनो एसिड वेरी कर रहा है? ऑब्वियसली ऑप्शन ए आपके पास R ग्रुप है, बी आपके पास NH2 ग्रुप है, सी है आपके पास H ग्रुप है, या फिर डी आपके पास COOH ग्रुप। तो यू नो कि अमीनो एसिड वेरी किसकी वजह से करते हैं? मतलब ऑब्वियसली R ग्रुप की वजह से कर रहे होते हैं, राइट? तो R ग्रुप जैसे जैसे चेंज होगा अमीनो एसिड आपको पता है चेंज होते चले जाते हैं, राइट? अच्छा, अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि विच अमीनो एसिड्स डू नॉट फॉलो, विच अमीनो एसिड, ठीक है, डू नॉट प्रॉपरली, ठीक है जी, properly fit in the definition in the which amino acids do not fit in the basic structure of amino acids,
ठीक है, आप ख्याल में कौन सा अमीनो एसिड है जो इसकी बेसिक ये जो स्ट्रक्चर है इसमें सारे के सारे फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन एक अमीनो एसिड ऐसा है जो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली नहीं है, यानी इसको फॉलो नहीं। ऑप्शन है आपके पास है जी ग्लाइसिन, ठीक है जी, बी है आपके पास एलानिन, ठीक है जी, सी है आपके पास आर्जिनिन, या फिर डी है आपके पास वेलिन। जी क्या राइट आंसर आएगा वाला? ऑब्वियसली द राइट आंसर इज ग्लाइसिन है। कैसे, अभी हम इसके ऊपर बात करते हैं। ग्लाइसिन है, याद रखिएगा, राइट, क्योंकि बेसिक जो स्ट्रक्चर है इसे डिवाइड करता है, क्योंकि आपने पढ़ा, चलिए देख लीजिएगा, यानी आपने पढ़ा सपोज दैट ये NH2 ग्रुप है जी, ये C है। अब R की जगह के क्या लगेगा वाला? इस R की जगह आप देखिएगा जरा, आके H लग जाएगा ये, इन केस ऑफ व्हाट? ऑब्वियसली इन केस ऑफ ग्लाइसिन, इन केस ऑफ व्हाट? तो आप देख रहे हैं जी ग्लाइसिन में R की जगह के क्या लग गया? H, बाकी सारा जो वैसे का वैसे ही है, दिस वन। मैं इसको यूं लिख देता हूँ इस तरह कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, प्रॉब्लम तो नहीं कोई, ठीक है। तो आप देखिए अगर R की जगह H आ गया है तो ये ग्लाइसिन है, तो इसलिए मैंने कहा अमीनो एसिड वेरी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? R ग्रुप, ठीक हो गया। अब और हमने कहा कि कौन सा अमीनो एसिड है जो डू नॉट प्रॉपर्ली फिट इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। और कीजिएगा, हमने कहा कि ऐसी कार्बन है जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे होने चाहिए। क्या इसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप है? अब देखिए H और H, ये तो सिमिलर आ गया, इसका मतलब बेसिक ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स के अकॉर्डिंगली ये फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है। ओके जी, ये हमारे पास ग्लाइसिन। अगर हम इस तरह करते हैं, ये देखिएगा, ये हमारे पास NH है और इसको मैं यूं लिख दूं इस तरह करके। अब मैं इस ऑब्वियसली H ही है और इधर जो है अगेन ये आपके पास ये ग्रुप है, राइट। अब इस R की जगह, यहाँ पे आपको पता ना R था, अब अगर R की जगह हम लगा दें क्या वाला? CH3, तो आपको ये क्या बन जाएगा वाला? ऑब्वियसली ये बन जाएगा एलानिन, सही है बाजी। और गौर कीजिएगा ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये अमाइनो ग्रुप है, दोनों के बीच में क्या होना वाला? रिएक्शन यहां पर होगा, यहां से H चला जाएगा और यहां से OH चला जाएगा, राइट, इन दिस वे। तो क्या निकल जाएगा? यहां से माइनस वाटर हो गया, और जब वाटर निकल जाएगा तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा, तो ये बॉन्ड की यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगी इस तरह का, ठीक है। अब ये जो चीज बनी है इसका नाम क्या बोला? ऑब्वियसली दिस इज कॉल्ड एज, ठीक है जी, पेप्टाइड बॉन्ड, इसको हम कहते हैं, ठीक हो कि बात जी, पेप्टाइड बॉन्ड। और ये जो चीज बन चुका है मॉलिक्यूल, इसको हम नाम क्या देते हैं बोला? डेफिनेटली इट्स कॉल्ड एज ग्लाइसाइल एलानिन का नाम देते हैं, ग्लाइसाइल एलानिन, ठीक है। तो यहां पर अगर आपसे इक्वेशन किया जाता है कि नंबर ऑफ, ठीक है जी, पेप्टाइड बॉन्ड इन ग्लाइसाइल एलानिन, ठीक है, इज डैश, कितने हैं जी आपके पास? ए ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी आपका 2 या फिर 3 या फिर आपके पास 4 जी, कितने हैं? ग्लाइसाइल एलानिन। तो ऑब्वियसली ग्लाइसाइल एलानिन बन गया ना। आप देखिए एक ही बॉन्ड है, यानी अमाइनो एसिड 2 है लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड 1 है। इट मीन ग्लाइसाइल एलानिन बेसिकली क्या है? इट्स अ डाइपेप्टाइड, दिस इज व्हाट? डाइपेप्टाइड है। व्हाई इट इज कॉल्ड एज डाइपेप्टाइड? ऑब्वियसली डाई का मतलब होता है 2, और ये 2 किसके लिए वर्ड है? अमाइनो एसिड्स के लिए। इन 2 अमाइनो एसिड, पेप्टाइड का वर्ड ऑब्वियसली पेप्टाइड बॉन्ड, यानी एक पेप्टाइड बॉन्ड आ गया। बात क्लियर होगी जी। तो इसलिए ग्लाइसाइल एलानिन चूंकि एक डाइपेप्टाइड है, इसलिए इसके अंदर कितने बॉन्ड होंगे भला? एक ही होगा, ठीक है जी बात। तो अब देखें इस तरह हमारे पास ये केस है, जो जितने भी अगर आप चेंज, अगर सपोज आपसे क्वेश्चन किया जाता है ये पेंटापेप्टाइड, नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, तो 1 माइनस कर दो, इसमें से जस्ट 4 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। इसमें जैसे 2 अमाइनो एसिड थे, 1 पेप्टाइड बॉन्ड, अगर 3 जुड़ गए तो ट्राइपेप्टाइड, पेप्टाइड बॉन्ड कितने? 2, टेट्रापेप्टाइड 4 अमाइनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड 3, पेंटापेप्टाइड 5 अमाइनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड 4, ओके। तो इस तरह मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ओके, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, और आपको आइडिया कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हम बात करते हैं जी। और स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम बात करते हैं जी, द फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली वो है, ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। और आपको पता प्राइमरी जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है जी, प्राइमरी स्ट्रक्चर, उसमें क्या है? ऑब्वियसली दिस इंडिकेट्स, ये हमें क्या बताती है बोला? ऑब्वियसली आपको नंबर ऑफ अमीनो एसिड बताएगी, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, और दूसरी क्या चीज बताएगी बोला? दूसरी हमें बता दी सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। पॉइंट ओके हो गया। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर याद रखिए 2 चीजें बताती है, नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड्स, ओके। तो ये देखिए फॉर एग्जांपल
हम एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर आपको बात समझ में आ जाती है। एग्जांपल, अब एग्जांपल में अगर आप देखें तो आपको पता है, फॉर एग्जांपल आपको आइडिया कि एफ सांगर ने, ठीक है जी, एफ सांगर ने 10 ईयर्स वर्किंग की इंसुलिन के ऊपर। आपको पता है ही सेड दैट कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन दैट इज कंपोज्ड ऑफ 51 अमीनो एसिड्स, राइट, 51 अमीनो एसिड्स होते हैं इसके अंदर, 51 अमीनो एसिड्स। तो अगर मैंने आपको 51 बताया है तो इसका मतलब मैंने आपको क्या बताया बोला, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स। और अगर नंबर ऑफ अमीनो एसिड बताया इट मींस मैंने आपको क्या बताया बोला, प्राइमरी स्ट्रक्चर बताई है। कुछ समझाई बात की, यानी प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें क्या बताती है, नंबर ऑफ अमीनो एसिड। तो अगर हमने नंबर ऑफ ये बताया 51 क्या है, नंबर ऑफ अमीनो एसिड, और अगर नंबर बताएं तो इट मींस क्या बताया बोला, प्राइमरी स्ट्रक्चर बताई है। क्लियर। अब आपको आइडिया इसके अंदर दो चेंज होती हैं जी। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन इज दैट, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्वेश्चन इज दैट कि इंसुलिन इज कंपोज्ड ऑफ, इंसुलिन इज, ठीक है जी, कंपोज्ड ऑफ डैश चेन्स। आप ख्याल में कितनी ये चेन से मिलकर बना था, कौन सी चेन्स है? ऑप्शन ए है आपके पास ए एंड बी चेन, ऑप्शन बी आपका अल्फा एंड बीटा चेन, सी आपके पास 1 एंड 2 चेन, या फिर डी आपके पास एक्स एंड वाई चेन। जी क्या आंसर आएगा आपके ख्याल में? ये जो दो चेन्स बनती हैं वो कौन सी हैं? तो याद रखिएगा जी, इसको हम कहते हैं ए और बी चेन, यानी एक ए चेन है, एक बी चेन है, यानी इसके दो चेन्स बनती हैं। एक को हम क्या कहते हैं वाला, ऑब्वियसली एक को हम कहते हैं ए चेन और एक को हम कहते हैं बी चेन। पॉइंट समझ आया? और ए चेन में आपको होता है 21 अमीनो एसिड्स होते हैं, राइट, 21 यहाँ पे अमीनो एसिड्स होते हैं, और यहाँ पर क्या वाला ऑब्वियसली होता है 30, ठीक है, अमीनो एसिड्स होते हैं। पॉइंट समझ आ गया जी? यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 21 है, ठीक है। यानी सपोज दैट ये आपके पास तरह एक चेन है जी अमीनो एसिड्स की इन दिस फॉर्म, ऐसे करके 20 सपोज कर लीजिएगा, ये आपके पास 21 अमीनो एसिड्स हैं, और ऑब्वियसली ये सपोज कि आपके पास ये लंबी चेन है थोड़ी सी, तो ये 30 अमीनो एसिड्स के हिसाब से इस तरह का, राइट। सपोज ये आपको 30 अमीनो एसिड, और तो दोनों चेन्स आपस में कैसी जुड़ी होती है बोला, तो याद रखिएगा आपस में जो अटैच्ड है, ये इस तरह का, इनके बीच में क्या आ रहा है बोला, डाई सल्फाइड, इसको हम कहते हैं ब्रिज। सपोज इनके बीच में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज डाई, ठीक है, सल्फाइड ब्रिज, इसको डाई सल्फाइड लिंकेज भी हम कहते हैं, राइट। ये डाई सल्फाइड लिंकेज, और याद रखिएगा डाई सल्फाइड लिंकेज इसका मतलब ये हुआ ऐसे अमाइनो एसिड के बीच में जिसमें सल्फर होगा। आपको याद है हमने कहा था कि ये इसकी बेसिक कंपोजिशन क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। लेकिन बाज अमीनो एसिड ऐसे हैं, आप एक दो हैं, ठीक है, 2 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनमें सल्फर होता है, और उनमें से एक जो है जिसमें ये बॉन्ड बना रहा है उसको हम कहते हैं सिस्टीन, यानी ये अमीनो एसिड कौन सा होगा वाला, सिस्टीन होगा, और ये भी अमीनो एसिड कौन सा होगा, डेफिनेटली ये भी सिस्टीन ही होगा। बात समझ आ गई जी? तो आप देखिए सिस्टीन टू सिस्टीन, इसमें भी सल्फर है, इसमें भी सल्फर है, दैट्स वाई डाई सल्फाइड, यानी 2 सल्फर जो है उनके बीच में लिंकेज बन रही है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो स्टेबलाइज्ड बाय डाई सल्फाइड लिंकेज इसको कहते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया जी? तो इस तरह ये हमारे पास इंसुलिन की एग्जाम्पल थी। और दूसरी आपको तो एग्जाम्पल है हमारे पास, इट्स कॉल्ड एज अ हीमोग्लोबिन। और आपको आइडिया है कि जो हीमोग्लोबिन है इट इज मेड अप ऑफ 4 चेन्स, इट इज मेड ऑफ 574 अमीनो एसिड्स, ठीक है जी। और आपको आइडिया है कि इसके अंदर 4 चेन्स होती हैं जी, 4 चेन्स, और ये जो 4 चेन्स है आपको होता है, इसको हम कहते हैं 2 अल्फा चेन्स हैं, 2 अल्फा चेन्स और 2 ही क्या वाला बीटा चेन्स आई थी। और आपने पढ़ा हर अल्फा चेन के अंदर, ठीक है, 141 अमीनो एसिड है, 141 है, और हर बीटा चेन में क्या आ रहा बोला, ऑब्वियसली जी 146 और ये 146 चेन, ठीक है, अमीनो एसिड है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो इस तरह आप देखें, इसको टोटल करें तो कितने अमीनो एसिड बनने वाला, 574। अगेन देखिएगा, अगर मैंने आपको 574 बताया है इट मींस मैंने आपको क्या बताया बोला, नंबर ऑफ अमीनो एसिड। अगर नंबर बताया है इट मींस मैंने आपको क्या बताया, प्राइमरी स्ट्रक्चर बताई, ठीक है। तो इस तरह ये चारों जो चेन्स हैं, ठीक है, ये मिलकर 574 हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, राइट। आपने एक चीज़ पढ़ी होगी, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन इज, ठीक है, एक्चुअल, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ, ठीक है, हीमोग्लोबिन इज डैश। ऑप्शन ए जी आपके पास, ऑप्शन ए आपका हीमोग्लोबिन
ऑप्शन बी है आपके पास इंसुलिन, सी है आपके पास सॉरी प्राइमरी, एक्चुअल स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन इज, क्या ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, क्या ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, क्या ये टर्शरी स्ट्रक्चर है, या ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है। हाँ जी, आपने पढ़ा हुआ है कि एक्चुअल इसकी स्ट्रक्चर प्राइमरी तो नहीं है ना, लेकिन हम पढ़ इसको प्राइमरी में रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम तो पढ़ इसलिए ऐसे रहे हैं ना, नंबर के लिहाज से। हम तो ये बता रहे हैं कि हर प्रोटीन के अंदर कोई ना कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमीनो एसिड होता है। हर प्रोटीन में कोई ना कोई स्पेसिफिक अमीनो एसिड की चेन तो है। जैसे इंसुलिन में 51 अमीनो एसिड है, तो हमने कहा अमीनो एसिड नंबर है, तो नंबर के लिहाज से हम बात करें, उसमें उधर भी क्या है, इसका मतलब हर चेन के अंदर, हर प्रोटीन के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर होगी भला? प्राइमरी। क्योंकि हर प्रोटीन में क्या होंगे भला? नंबर ऑफ अमीनो एसिड तो होंगे, ऑब्वियसली सीक्वेंस भी होगी। बात समझाई? तो इसलिए आप देखिएगा इसके अंदर ये अगर बात करें तो एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है ऑब्वियसली यू नो दैट ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होती है। बात समझाई? दोबारा से सुनिएगा, मैंने ये कहा हर प्रोटीन में प्राइमरी स्ट्रक्चर होगी, क्योंकि हर प्रोटीन आपको क्या बताएगा? नंबर ऑफ अमीनो एसिड बता सकती है और सीक्वेंस भी बता सकती है, राइट। तो इसमें हीमोग्लोबिन की एक्चुअल क्या स्ट्रक्चर है? क्वार्टरनरी। उसी तरह अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन इज डैश, अब इंसुलिन की एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होती है? ऑप्शन ये आपके पास है जी, अगेन ये है इसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, सी आपके पास है जी टर्शरी, या फिर डी है आपके पास क्वार्टरनरी। जी क्या आंसर आएगा बोला? तो अभी इसका राइट आंसर हमारे पास है। याद रखिए इसके अंदर जो है ना वो टर्शरी स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है। वाई टर्शरी स्ट्रक्चर? क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि जो टर्शरी स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर होती है डाइसल्फाइड लिंकेज, ये हम भी पढ़ते हैं। तो आप देखिए इसमें डाइसल्फाइड चूंकि लिंकेज है, इसमें भी डाइसल्फाइड लिंकेज है, इसलिए हम कहते हैं कि इंसुलिन की जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो टर्शरी है। ठीक हो कि बात? अब ये तो कंफ्यूजन नहीं है ना कि इसको हम प्राइमरी में क्यों पढ़ रहे हैं। प्राइमरी में हम हर प्रोटीन पढ़ सकते हैं, बिकॉज हर प्रोटीन हमें ये दो चीज़ें देती है। क्लियर होगी बात जी? तो आप देख रहे हैं इस तरह हमारे पास ये हीमोग्लोबिन। अब दूसरा देखिए, अभी तो हमने बात की नंबर की, क्या रह गया भला? सीक्वेंस की। अब आपको आइडिया, सीक्वेंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और आपको आइडिया है, अगर आपसे ये क्वेश्चन क्या आता है कि सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ प्रोटीन इज डिटरमाइंड बाय, कौन डिटरमाइन कर रहा है? तो आपने एक चीज पढ़ी हुई है कि डीएनए से क्या बनता है भला? डीएनए से ऑब्वियसली आरएनए बनता है, और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन्स। और आपको आइडिया कि इन दोनों के अंदर क्या मौजूद है भला? न्यूक्लियोटाइड्स। और इसके अंदर क्या भला? डेफिनेटली इसके अंदर है अमाइनो एसिड्स। ओके ना बात? इसका मतलब ये हुआ कि सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए, सीक्वेंस ऑफ, तो हम ये कहेंगे सीक्वेंस ऑफ, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स in DNA, it will determines the sequence of amino acids, ठीक है, अमाइनो एसिड्स। पॉइंट क्लियर हो गया? सो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इट विल डिटरमाइन, ये किस चीज को क्या कर रहा है? इट विल डिटरमाइन, और क्या डिटरमाइन कर रहा है? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। पॉइंट ओके हो गया? तो इसका मतलब ये डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस, ये वर्ड याद रखिए कि न्यूक्लियोटाइड्स है, ठीक है। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन कर लेता ना कि सपोज के सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोसाइड, तो ऑब्वियसली वो गलत हो जाता ना। तो यहाँ पे गौर करना है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड का वर्ड हो। सीक्वेंस अगर आप देखें तो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ये न्यूक्लियोटाइड्स है, इट विल डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ प्रोटीन। पॉइंट क्लियर हो गया? तो अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आपने एक चीज़ पढ़ी है और वो क्या पढ़ा भला? ओके, तो आप देख रहे हैं हमने बात की अभी कि सीक्वेंस इंतहाई इंपॉर्टेंट होती है, और अगर सीक्वेंस में कोई भी चेंज आती है तो डेफिनेटली प्रोटीन की स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो सकती है, म्यूटेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर इसमें म्यूटेशन आती है डीएनए के अंदर, ठीक है, अगर क्या आती है भला? म्यूटेशन, तो आपको पता है ये म्यूटेशन कहाँ ट्रेवल करेगी? आरएनए में, और आरएनए से म्यूटेशन प्रोटीन में चली जाएगी। तो आपको आइडिया है कि म्यूटेंट प्रोटीन जो है वो फंक्शनल नहीं रहती, राइट।
अब इसकी एग्जांपल अगर देखिएगा, एग्जांपल हम लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सीक्वेंस की, राइट। सीक्वेंस इंतहाई ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आप देखिएगा हीमोग्लोबिन, ये इसकी नॉर्मल चेन है, ठीक है। और ऑब्वियसली ये है आपके पास सिकल सेल एनीमिया, राइट। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया की हम बात करते हैं तो आपको होता है नॉर्मल इसकी जो चेन है वो कौन सी हम बात करने वाला, बीटा चेन। और इसकी भी आप बीटा चेन देख लें ज़रा, राइट, दिस इज बीटा चेन। तो याद रखिएगा बीटा चेन जो होती है, बीटा चेन, इसका जो नॉर्मल अमाइनो एसिड है, सपोज ये आपके पास इसका पहला अमाइनो एसिड है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, ठीक है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा अमाइनो एसिड। और यू नो दैट द सिक्स्थ अमीनो एसिड इज ग्लूटामिक एसिड। नॉर्मल की बात की जा रही है, इज अ ग्लूटामिक एसिड है, नॉर्मल अमीनो एसिड दिस वन, राइट। तो जब इसमें म्यूटेशन होगी, ऑब्वियसली म्यूटेशन होगी डीएनए के अंदर, ठीक है। तो अगर सपोज यहाँ पे म्यूटेशन होती है, म्यूटेशन ऑब्वियसली फिर से बात करो डीएनए में बात, और म्यूटेशन में क्या होता है, थायमीन की जगह आकर क्या लग जाता है बता, एलानिन आके लग जाता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता कि इन म्यूटेशन विच डैश इज रिप्लेस्ड, ठीक है, डैश कौन सा रिप्लेस कर रहा है, थायमीन इज रिप्लेस्ड विद द एडेनिन, डैश इज रिप्लेस्ड विद द डैश, थायमीन इज रिप्लेस्ड विद व्हाट, एडेनिन। पॉइंट क्लियर हो गया। जब ये इसको रिप्लेस करेगा तो ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा बोला, अब देखिए तो ये ग्लूटामिक एसिड से इसकी जो चेन बनेगी, एट दिस वन सपोज दैट कि इसका जो छठा अमीनो एसिड है, ये सिक्स्थ अमीनो एसिड, ये बन जाएगा जी वेलाइन। क्या है भाई, दिस इज कॉल्ड एज वेलाइन, राइट। तो अब देखिए वेलाइन अमीनो एसिड आ जाएगा, यानी ये जो बीटा चेन है इसमें नॉर्मल अमीनो एसिड कौन सा है, ग्लूटामिक एसिड, और इसको कौन कोड कर रहा है बोला, थायमीन। जब इसके अंदर म्यूटेशन आ जाएगी, एलानिन आ जाएगा, तो याद रखिए ये किसको कोड कर रहा है बोला, वेलाइन को कोड कर रहा है। और वेलाइन की वजह से याद रखिए इसकी शेप क्या बन जाती है बोला, इस तरह बन जाती है, इन दिस शेप। ये इसको क्या कहते हैं बोला, दिस इज कॉल्ड एज अ सिकल, इसी नाम दिया रहा है सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया मीन लॉस ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ऑब्वियसली शेप भी बदल गई, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है, ऑब्वियसली इसकी वजह से तो शेप जो है वो कैसी आ जाती है बोला, ग्लोबुलर है। पॉइंट ओके हो गया। तो आप देखें ये म्यूटेशन है, तो सी आप देखें एक अमीनो एसिड सिर्फ रिप्लेस हुआ है, यानी ग्लूटामिक एसिड की जगह आके क्या लग गया, वेलाइन। ठीक हो गई बात। तो आपने देखा कितनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आई है। सीक्वेंस इंतहाई इंपॉर्टेंट है। जैसे आप एग्जाम में जाते हैं ना तो सीक्वेंस वाइज बैठते हैं, रोल नंबर वाइज 1 2 3 4 5 है। अगर सपोज सीक्वेंस ना हो तो रैंडमली सारे बैठे हो तो दैट विल बी नॉट सूटेबल, ठीक है। तो सीक्वेंस इज इंतहाई इंपॉर्टेंट, राइट। ओके जी, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन किया जाता है कि नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है जी, रिप्लेस्ड इन, ठीक है, रिप्लेस्ड इन, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया, राइट, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। कितने रिप्लेस हुए बोला, ऑप्शन ए आपके पास एक ही रिप्लेस हुआ है, ऑप्शन बी आपका 2 रिप्लेस हुए हैं, सी आपका 3 रिप्लेस हुए हैं, या फिर 4 रिप्लेस हुए हैं जी। नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स हैं वो कितने रिप्लेस हुए हैं आपके ख्याल में। तो आपको आइडिया अभी हमने बात की कितनी बीटा चेंज है बोला, 2 बीटा चेंज है। इसका मतलब कितने अमीनो एसिड रिप्लेस होंगे, 2 ग्लूटामिक एसिड होंगे और 2 ही क्या बनेंगे बोला, वेलाइन। पॉइंट समझाया, 2 चेंज है ना भाई, तो वैसे 2 अमीनो एसिड रिप्लेस होंगे इस तरह का। यानी सपोज दैट एक ही बीटा चेन है और एक ये बीटा चेन है, दिस इज अ बीटा चेन, ये बीटा चेन है, ठीक है। नॉर्मल में क्या था बोला, ऑब्वियसली नॉर्मल के अंदर ये छठा अमीनो एसिड था और ये भी सपोज छठा अमीनो एसिड है, ये ग्लूटामिक एसिड है, ठीक है जी, ग्लूटामिक एसिड, और ये भी क्या है, ग्लूटामिक एसिड है। तो रिप्लेस दोनों हो जाएंगे, राइट। तो 2 अमीनो एसिड रिप्लेस हुए, याद रखिएगा। लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है नंबर ऑफ ये सर लिख लें जरा कि टाइप ऑफ द अमीनो एसिड्स, विच टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स, नंबर ऑफ टाइप्स, ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक है, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड, ठीक है जी, रिप्लेस्ड इन सिकल सेल एनीमिया, राइट, ठीक है जी, सिकल सेल एनीमिया। नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ द अमीनो एसिड्स, कितने टाइप के अमीनो एसिड चेंज हुए हैं, तो टाइप एक ही आएगी ना, राइट। इसका आंसर आएगा 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4 है।
तो ऑब्वियसली राइट आंसर हमारे पास क्या है वाला, डेफिनेटली जी 1 आ गया, राइट, दिस इज द 1 आंसर, क्योंकि टाइप तो एक ही है ना भाई। देखें वो ऑब्वियसली दोनों ग्लूटामिक एसिड है और किस में चेंज हो गया वाला, तो ऑब्वियसली ये चेंज हो गया किसके अंदर, ये देखें दोनों बीटा चेन में क्या बन गया वाला, ये वेलाइन है। तो टाइप ऑफ अमीनो एसिड वो एक ही, नंबर में 2 है लेकिन टाइप में ये देखें ना, ये ग्लूटामिक एसिड है, दोनों ग्लूटामिक एसिड है, ठीक है। किसमें चेंज हो गया वाला, वेलाइन के अंदर। तो टाइप ऑफ अमीनो एसिड एक ही है लेकिन नंबर ऑफ अमीनो एसिड 2 आ गए, ओके। तो याद रखिए इस तरह हम बात कर रहे हैं जी, सीक्वेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा अगर आप देखिएगा तो हमारे पास है, इसकी दूसरी स्ट्रक्चर है जी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है जी। और सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर होती है इसको 2 नोट्स भी जैसे लिखते हैं, ठीक है। प्राइमरी को हम लिखते हैं 1 नॉट, ठीक है। अच्छा सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, अब इसमें हम कहते हैं जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीपेप्टाइड जो चेन है हम कहते हैं इट्स नॉट अ फ्लैट, दिस इज नॉट, ये फ्लैट नहीं है। यानी सपोज करें आपके पास एक सेल है, सेल के अंदर ये पॉलीपेप्टाइड चेन ऐसे स्ट्रेट नहीं रह सकती, ये फ्लैट नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि सेल में इतनी स्पेस ही नहीं है, सही ना। तो क्या होगा भला, ऑब्वियसली इट हैज़ टू बेंड एंड फोल्ड, ये या तो इस तरह करके ऐसी शेप आ सकती है, या ये आप देखिएगा इसके अंदर इस तरह करके फोल्ड हो सकती है। सो इट हैज़ टू बेंड्स एंड फोल्ड्स, बेंडिंग और फोल्डिंग होनी पड़ेगी। ये आपकी मर्जी, जैसे मर्जी बेंड कर लें, जैसे मर्जी फोल्ड कर लें। जस्ट लाइक एक कंबल है, उसको आप प्रॉपरली तरीके से भी फोल्ड करके रख सकते हैं, रैंडम तरीके से भी फोल्ड करके रख सकते हैं, राइट, तरीका है। तो ये जो है आपने पढ़ा, इसको हम नाम क्या देते हैं, बड़ा अल्फा हेलिक्स, ठीक है। और ये जो है यू नो दैट्स कॉल्ड एज अ बीटा, ठीक है जी, प्लेटेड शीट्स, ठीक है। इसको बीटा शीट्स भी कह सकते हैं, राइट। तो आप देखिएगा आपके पास ये इस तरह करके इन दिस फॉर्म, ये आपके पास ये वाली स्ट्रक्चर बन रही है इन दिस फॉर्म, ठीक है। एक ये वाली स्ट्रक्चर बन गई है ऐसे करके, राइट। और ये जो बन रही है आपके पास इन दिस वे, ठीक है। इसमें पॉलीपेप्टाइड बेंड्स एंड फोल्ड्स जो होती है, राइट, इन दिस फॉर्म, बेंडिंग एंड फोल्डिंग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भला, यहाँ पे आप देखिए अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है और यहाँ पे बेंडिंग एंड फोल्डिंग, बैक अपॉन इटसेल्फ, पॉलीपेप्टाइड चेन विल बेंड्स एंड फोल्ड्स। यहाँ पे तो सिर्फ हो रही है ना, हेलिकल शेप आ रही होती है। तो यहाँ पे आप देखिए इस तरह बीटा प्लेटेड शीट, इसमें ये एक शीट है, ये एक शीट है, ये एक शीट है, सारी शीट्स की फॉर्म में आ रही थी, राइट। और याद रखिएगा अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि विच वन इज अ रेगुलर जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर, विच वन इज, ठीक है जी, रेगुलर, ठीक है, जियोमेट्रिकल, ठीक है, स्ट्रक्चर है वो। रेगुलर जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर कौन सी, ऑप्शन ए अल्फा हेलिक्स, बी है आपके पास बीटा प्लेटेड शीट्स, या फिर सी है आपके पास दोनों ही है, बोथ ऑफ दिस, या फिर डी है आपके पास नन ऑफ दिस। जी क्या राइट आंसर आना चाहिए भला, एग्जैक्टली इसका राइट आंसर है अल्फा हेलिक्स। क्यों अल्फा हेलिक्स, बीटा इसका रेगुलर जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर है क्योंकि आपको आइडिया कि इस एक हेलिक्स के अंदर कितने अमीनो एसिड है भला, 3.4 अमीनो एसिड है। इसमें भी कितने आएंगे भला, 3.4 अमीनो एसिड है। इसमें भी कितने आ रहे हैं भला, 3.4 अमीनो एसिड है। और इसमें भी कितने आ रहे हैं भला, 3.4 अमीनो एसिड ही आ रहे हैं। तो अब देखिए एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है, जब एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है इसलिए कहते हैं रेगुलर जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर, यानी जियोमेट्रिकली ऐसे हैं कि इसके अंदर प्रॉपर्ली फिट बैठ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये रेगुलर जियोमेट्री नहीं है क्योंकि इसके अंदर चेन्स के अंदर जो है ना वो याद है कि 3 to 10 अमीनो एसिड्स आ सकते हैं, राइट, एक शीट के अंदर अमीनो एसिड्स आ सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। तो आप देखिए इस तरह करके ये एक रेगुलर जियोमेट्री, और आपको पता है कि इसमें क्या ऑब्वियसली होगा, ये सपोज अमीनो एसिड 1 है, इस तरह करके ये बीच में ये अगले अमीनो एसिड के साथ इस तरह बॉन्डिंग बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सपोज अगर कोई अमीनो एसिड है, इधर अमीनो एसिड है, तो आपस में बॉन्डिंग बनाएगा, राइट। इस तरह ये अमीनो एसिड है और ये अमीनो एसिड है, ये बॉन्डिंग बना रहा है। ये कौन सी बॉन्डिंग है भला, डेफिनेटली दिस वन इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये कैसे स्टेबलाइज हो रहा है भला, ये स्टेबलाइज हो रहा है बाय मीन्स ऑफ दिस बॉन्ड। और ये कौन सा बॉन्ड है भला, वी सी दिस अ हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें भी ऐसे ही सपोज ये अमीनो एसिड है, ये इनके बीच में बॉन्डिंग है, इसको भी हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, सही है बात। तो याद रखिए द मेंटेन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, इज दैट क्लियर। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही मेंटेन हो रही है, ठीक है। और इसी को अगर हम देखें, ठीक है जी, तो आपको आइडिया है क्या बोलेंगे भला, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, इज,
ठीक है जी, फॉर्म्ड बिटवीन, ठीक है, डैश एंड डैश अमीनो एसिड। आपके ख्याल में ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है ये किस अमीनो एसिड के बीच में है जी? किन किन अमीनो? ऑप्शन ए जी पहला और तीसरे के बीच में है, ऑप्शन बी आपका पहले और चौथे के बीच में है, सी है आपके पास जी पहला और पांचवा है ये, या फिर डी है आपके पास जी फिफ्थ एंड सिक्स के बीच में। जी बॉन्डिंग किस में हुई है? ये जो बॉन्ड बना है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो याद रखिए जी द बॉन्डिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 एंड 4th, ठीक है, ये हमेशा पहला होगा और ये 4th वन होगा, राइट। तो बॉन्डिंग स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट 1 एंड 4th के बीच में बॉन्ड बन रहा होता है। बात समझ आ गई जी? तो इस तरह ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसको क्या कर रहा है भला? स्टेबलाइज कर रहा होता है। पॉइंट क्लियर? और इसमें आपको आइडिया है कि हमारे पास जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज फाउंड इन, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज, ठीक है, फाउंड इन डैश। ऑप्शन ए आपके पास है जी केराटिन, ऑप्शन बी आपके पास मायोग्लोबिन, ठीक है, ऑप्शन सी है आपके पास हीमोग्लोबिन, या फिर डी है आपके पास एंजाइम्स। जी क्या आंसर आएगा वाला? तो विच यू नो दैट इसमें आंसर है केराटिन, बिकॉज इट्स अ फाइब्रस प्रोटीन। और आपको पता है फाइब्रस प्रोटीन में कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है वाला? सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट। पॉइंट क्लियर? इस तरह करके जैसे हमारे नेल्स है ना, ये केराटिन है, तो आपको पता है इस तरह ये लंबे लंबे इस तरह आगे की तरफ आते हैं ये स्ट्रेट, ठीक है, बिकॉज दे हैव सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फाइब्रस फॉर्म है, ग्लोबुलर नहीं है। ये ऊपर क्यों नहीं आ जाते? क्योंकि फाइबर ग्लोबुलर स्ट्रक्चर नहीं है, फाइब्रस वैसे लंबे लंबे होते हैं, हमारे बाल भी ऐसे ही लंबे होते हैं, राइट। दिस वन, तो अब देख रहे हैं ये हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर है जी, राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट आप देखिएगा हमारे पास जो स्ट्रक्चर है अगेन वो टर्शरी स्ट्रक्चर की हम बात करने वाले हैं। और जो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है उसमें देखिए क्या था, टर्शरी स्ट्रक्चर, और जो टर्शरी स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं 3 नॉट, राइट। ये 3 नॉट की फॉर्म है। इसमें याद रखिए क्या कहते हैं, हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन, इट विल बेंड्स एंड फोल्ड, दिस विल व्हाट? पॉलीपेप्टाइड जो चेन है दिस विल, ठीक है जी, बेंड्स एंड फोल्ड्स, ठीक है जी, बेंड्स एंड, ठीक है जी, फोल्ड्स, ठीक है, बेंड्स एंड फोल्ड्स अपॉन, और ये क्या देगा? ऑब्वियसली इट विल गिव्स यू अ ग्लोबुलर शेप। बात समझ आई? यानी सपोज दैट ये देखिएगा आपके पास ये एक इस तरह करके ये है दिस वन, ये ऐसी पॉलीपेप्टाइड चेन थी, ये बेंड हुई है, देखिए बेंड हो रही है दिस वन, इनकी सबसे पहले बेंडिंग हुई, बेंडने के बाद ये फोल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी सर, ये ठीक है, ये क्या हो रहा है हर जगह पे? बेंड फोल्ड, बेंडिंग फोल्डिंग, ये क्या बन रही है आपके पास? दैट इट्स अ ग्लोबुलर शेप बन रही होती है, ठीक है। और इसमें याद रखिएगा हम क्या बात कर रहे हैं वाला? इट्स अ चेन, हम एक चेन की बात कर रहे हैं, एक चेन की बात कर रहे हैं। अगर एक चेन है और ग्लोबुलर इस तरह आके बेंडिंग और फोल्डिंग होके आपको स्ट्रक्चर दे रही है तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर हमारे पास कहला रही है, राइट। और आपको इसमें इसको मेंटेन रखने के लिए कौन सी बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है वाला? तो डेफिनेटली बात, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि हाइड्रो, ठीक है जी, फोबिक इंटरेक्शन, ठीक है जी, आर फाउंड इन डैश। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन किस में पाई जाती है जी? ऑप्शन ए आपके पास है जी प्राइमरी एंड सेकेंडरी में, ऑप्शन बी है आपका सेकेंडरी एंड टर्शरी में, या फिर डी है आपके सी है आपके पास टर्शरी और क्वार्टरनरी में, या फिर डी है आपके पास ओनली क्वार्टरनरी में पाई जाती है। ये क्या इसका आंसर आएगा बोला कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की? तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर है चार्ली। इसमें तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है ना भी, राइट। तो ये कैसे मेंटेन हो रहा है? ऑब्वियसली इसकी बॉन्डिंग्स की वजह से हो रही होती है। और इनके अंदर कौन कौन सी बॉन्डिंग्स है आपने पढ़ा? इसके अंदर जो बॉन्डिंग्स हैं डेफिनेटली इट्स अ हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसके अंदर है आयनिक बॉन्ड, ठीक है, और ऑब्वियसली इसके अंदर है डाई सल्फाइड लिंकेज, राइट, डाई सल्फाइड लिंकेज। अब आपको समझ ये देखिए डाई सल्फाइड लिंकेज है, तो हमने कहा एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन क्या है? ये टर्शरी क्यों कहा? बिकॉज दे हैव व्हाट? दे हैव डाई सल्फाइड लिंकेज। पॉइंट समझ आया? तो टर्शरी स्ट्रक्चर इसलिए हमने उसको कहा था। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने ये बॉन्डिंग तो लिखी है, लेकिन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कहाँ है? सही है, तो आपको पता है ये कहाँ पर लेकर जाएंगे वाला? ऑब्वियसली इन केस ऑफ एक्वस मीडिया, अगर आप पानी में इसको डाल दें, एक्वस मीन ऑब्वियसली एक्वा वाटर के लिए, एक्वा फीना नहीं तो जीना नहीं जैसे कहते हैं, ठीक है, एक्वा वाटर के लिए।
अच्छा एक्वा ऑब्वियसली ये पानी सपोज आप लें जी, और इसके अंदर आप क्या डाल दें भला, ये सपोज आपने पानी ले लिया जी, दिस इज़ वाटर, और ऑब्वियसली इसके अंदर आप ये डाल दीजिए, ये आपने ग्लोबली ये प्रोटीन डाल दी इसके अंदर, राइट। अब मुझे बताइएगा कि बाहर वाली ये जो अमीनो एसिड है इसके अंदर, ये वाले जो है ये वाले पानी के साथ इंटैक्ट हो रहे हैं ना अभी, ठीक है। सो दैट मीन्स कि ये कौन से हैं भला, ऑब्वियसली ये हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड होंगे, ठीक है। और इसके अंदर ये जो अमीनो एसिड है, मुझे बताएं क्या ये पानी के साथ इंटैक्ट हो रहे हैं, नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है भला, दे आर हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स हैं। पॉइंट क्लियर हो गया, हाइड्रोफोबिक है, तो इसका मतलब अंदर जो इंटरेक्शन हो रही है वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है। तो आप देखिए इसमें भी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है इन टर्शरी स्ट्रक्चर। पॉइंट समझ आ गया। तो टर्शरी स्ट्रक्चर में याद रखिएगा हाइड्रोफोबिक है, और अभी क्वार्टरनी में तो है ही, लेकिन टर्शरी में भी है इन एक्वस मीडिया। ये जस्ट लाइक दैट, आप एक मुट्ठी बंद करें, पानी में लेकर जाए, उसको वापस लेकर आए, तो अंदर वाले ऐसा तो वैसे ही रहा ना, बाहर वाला ऐसा टच हुआ तो बाहर वाला हाइड्रोफिलिक है, अंदर वाला हाइड्रोफोबिक आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कहा ये हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर जो है ये कॉन्स्टिट्यूट हो रही है, राइट। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि टर्शरी जो स्ट्रक्चर है उसकी एग्जांपल कोई दे दें, तो क्या हम बोलेंगे बोला, तो ऑब्वियसली जी वो मायोग्लोबिन है। अभी मैंने आपसे कहा ना कि ये चेन की बात की जा रही है, तो विच वन हैव, ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग हैव, ठीक है जी, टर्शरी स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए आपके पास है जी मायोग्लोबिन, ऑप्शन बी है आपके पास हीमोग्लोबिन, सी है आपके पास है जी एंटीबॉडीज, या फिर डी है आपके पास केराटिन। जी क्या आंसर आना चाहिए बड़ा, तो ऑब्वियसली आपने पढ़ा मायोग्लोबिन जो सी होती है, मायोग्लोबिन उसमें कितनी चेंज होती है, जस्ट वन चेन इज देयर। मायोग्लोबिन है ना आपके मसल प्रोटीन है, ठीक है, मसल हीमोग्लोबिन भी आप इसको कहते हो। तो ऑब्वियसली मायोग्लोबिन में चूंकि एक ही चेन है, दैट्स वाई किस कैटेगरी में आती है बड़ा, ये आती है टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। ओके जी, लास्ट वन देखिएगा, वो हमारे पास है, ठीक है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। और यू नो दैट क्वार्टरनरी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, दैट विल बी ऑब्वियसली 4 नॉट, हमारे पास ये केस है, ठीक है। और क्वार्टरनरी जो स्ट्रक्चर होती है इसमें क्या कहते हैं भला, इसमें हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन्स। पॉलीपेप्टाइड, ये हमारे पास है जी चेन्स की बात की जा रही है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स, राइट। यहाँ पे मैंने एस को हाईलाइट किया, यहाँ पे देखिए एस नहीं है, ठीक है, चेन है, वहां पे चेन्स की बात की जा रही है। अभी हमने बात की फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने एग्जाम्पल की बात की, फॉर एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, जैसे हीमोग्लोबिन है, ठीक है, के बाद हीमोग्लोबिन में अभी हमने बात की कितनी चेंज है वाला, 4 चेंज है, राइट। तो इस तरह देखिए 4 चेंज आ रही है इन दिस फॉर्म, ये एक हीमोग्लोबिन है, ठीक है, ऑब्वियसली ये दूसरा हीमोग्लोबिन की चेन है सपोज, इस तरह सपोज करिए इस तरह हमारे पास हीमोग्लोबिन की चेन और ऑब्वियसली हीमोग्लोबिन की चेंज आ रही है, राइट। सो 4 वी हैव द चेंज, वी हैव हाउ मेनी चेंज, डेफिनेटली 4 चेंज, और ऑब्वियसली ये पूरे का पूरा क्या बन रहा है वाला, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन रही है। कौन सी स्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली ग्लोबुलर शेप मिल रही है। सपोज करें जी आपके पास ये अल्फा चेन है, ये भी अल्फा चेन, ये बीटा चेन, और ये भी क्या बोला बीटा चेन। हाउ दे आर लिंक्ड विद ईच अदर, बॉन्डिंग्स, ठीक है। बॉन्डिंग्स कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ से पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी बॉन्डिंग्स है। तो अगेन देखिए इसमें कौन कौन सी बॉन्डिंग आ रही है वाला, ऑब्वियसली एक है हाइड्रोजन बॉन्ड, एक है आयनिक बॉन्ड, और ऑब्वियसली तीसरी जो है वो है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, ठीक है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। अब आपको समझ आई बात की, यहाँ पर भी आप देखिए कि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस है, इधर भी हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस है, ठीक है। तो ये जो है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जिनके बीच में पाई जा रही है। ओके जी, तो आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्या आ रही है वाला, ये आ रही है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। बॉन्डिंग्स भी आपने देख ली, इसकी स्ट्रक्चर भी देख ली, नंबर ऑफ चेंज भी हमने स्टडी कर लिए हैं, ठीक है। तो ये है जी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, पॉइंट क्लियर। अब हम एक कंपैरिजन करते हैं, और ऑब्वियसली कंपैरिजन किसके बीच में आ रहा है। ओके जी, सो लास्ट वन देखिएगा, हमारे पास एक कंपैरिजन है, कंपैरिजन ऑफ ऑब्वियसली फाइब्रस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन। तो यू नो दैट एज द नेम इंडिकेट फाइब्रस, तो डेफिनेशन में देखिए क्या लिखेंगे वाला, हम कहेंगे इसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन दैट इज ऑब्वियसली इन द फॉर्म ऑफ फाइब्रस, ये फाइब्रस है, ठीक है, यानी इस तरह ये फाइबर शेप्ड होती है। और इसमें ऑब्वियसली जो पॉलीपेप्टाइड चेन है या चेन्स हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन और यू कैन से चेन्स, इसमें कैसी आ रही है, डेफिनेटली जी वो ग्लोबुलर शेप के अंदर आ रही होती है, इलिप्सॉइडल भी इसको हम कहते हैं, राइट, ठीक है, इलिप्सॉइडल शेप भी इसको नाम दिया जा रहा है, राइट, इलिप्टिकल। तो
तो ग्लोबुलर जो शेप है ऑब्वियसली वो ग्लोबुलर प्रोटीन में आएगी, फाइब्रस ऑब्वियसली फाइब्रस में आएगी। अब ऑब्वियसली अगर ये फाइब्रस है इस तरह की, अभी आपने पढ़ा इसमें कौन सी स्ट्रक्चर आएगी, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली आपने पढ़ा इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो सेकेंडरी है, और इसमें कौन सी वाला टर्शरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। सही है, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंगली बात करते हैं तो याद रखिए नॉट सॉल्युबल, डेफिनेटली ये सॉल्युबल नहीं होती फाइब्रस प्रोटीन। जैसे हमारे नेल्स वगैरह अगर हम हाथ वगैरह धोएं साबुन से तो ये डिज़ोल्व तो नहीं ना होते, ठीक है। सर हमारे बाल वगैरह भी ऐसे शैम्पू कर लें जो मर्जी कर लें तो ये डिज़ोल्व नहीं होते, ठीक है, तो फाइब्रस प्रोटीन है। और लेकिन ये जो है कैन बी सॉल्युबल, सॉल्युबल खुद नहीं है लेकिन कैन बी सॉल्युबल, यानी सॉल्युबलाइज किया जा सकता है। किस में बना, फॉर एग्जांपल इन साल्ट सॉल्यूशन के अंदर, यानी हम कर सकते हैं साल्ट सॉल्यूशन में कर सकते हैं, एसिड बेस में कर सकते हैं, ठीक है, एसिड बेस सॉल्यूशन में कर सकते हैं, या फिर आप अल्कोहल में कर सकते हैं। सो कैन बी सॉल्युबलाइज्ड। ओके, नेचर के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो आपको पता है नेचुरली ये नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, और ऑब्वियसली दिस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, कैन बी यानी इसको हम क्रिस्टलाइज्ड कर सकते हैं अंडर अगेन स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंगली। इलास्टिसिटी की अगर हम बात करें तो आपको आइडिया है कि ये इलास्टिक इन नेचर होते हैं, ऑब्वियसली ये नॉन इलास्टिक इन नेचर होते हैं, राइट। और अगर आप बात करते हैं जी इसकी एग्जांपल की तो आपको पता है इसमें एग्जांपल हमारे पास है, जैसे केराटिन है, ठीक है जी, फिब्रोइन है, ठीक है, फिब्रिन, ठीक है, फिब्रिन आ गया, फिब्रोइन आ गया जैसे कोई नहीं, ठीक है, सिल्क प्रोटीन आ गया, राइट, सिल्क प्रोटीन, ठीक है, सिल्क प्रोटीन आ गई, फिब्रिन आ गई, सिल्क फिब्रिन इसको नाम दिया। और एवीसी इसको अंदर हम बात कर सकते हैं, मायोसिन भी है, ठीक है, मायोसिन, मायोसिन की टेल्स आपने पढ़ा हुआ है कि वो फाइब्रस होती है, हेड्स ग्लोबुलर होते हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है हमारे पास क्या है, हीमोग्लोबिन है, ठीक है जी, और एंजाइम्स वगैरह है, राइट। सो एंजाइम्स हैं, हीमोग्लोबिन्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं, राइट। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है जी, एंटी बॉडीज़ हैं या हार्मोन्स हैं, ठीक है, ये सारी की सारी हमारे पास एग्जांपल है। क्लियर होगी बात जी। चलिए जी, ये था आज का हमारा टॉपिक प्रोटीन्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, बट स्टिल अगर कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आएगा, कोई क्वेश्चन है, सो यू कैन डिस्कस इन अवर व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।